हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, संविधान के भाग। चूँकि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी, जिसमें कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के गठन के बारे में बताई, उसकी विशेषता तो अभी बाकी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो उसके बारे में बताई। इसके अलावा मैं आपको अनुसूची बताई हूँ, उसकी कौन कौन से अनुसूचियाँ हैं, उसके कौन कौन से विदेशी स्रोत हैं, और उसकी प्रस्तावना के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी थी। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ संविधान के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि संविधान के भाग के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जिसे कि अलग अलग रटने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज हम इसे ही देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आता है भाग के बारे में। तो हम कुछ बातें पहले जान लेते हैं। तो मैं आपको संविधान के गठन के टाइम बताई थी कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, और ये अनुसूचियां अब 12 अनुसूची हो गई। तो देखिए, वो जो 22 भाग थे, लेकिन आप अगर अभी कलेक्ट करेंगे इसे, यानी कि आप अभी काउंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ 22 से ज़्यादा है। आप अगर एक एक करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 अगर इसे लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टोटल 26 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि आपको पता है कि हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान था, यानी कि अगर हमें कुछ अच्छा लगे तो हम उसे संशोधित करके उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगे तो उसे हटा सकते हैं। तो उसी के तहत देखिए A B करके कुछ पार्ट्स इसमें डाले गए हैं, जैसे 4 का A, 9 का A, 9 का B, फिर 14 का A। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो 22 4 कितना हो गया, 22 4 26 हो गया, टोटल कितना हो गया 26। लेकिन इसी में अगर आप देखेंगे तो आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी कि जो भाग 7 है इसे हटा दिया गया है, ये अब संविधान के भाग का पार्ट नहीं है। तो एक घट गया, यानी कि कितना बचा टोटल, तो टोटल 25 बचा है। टोटल भाग कितना बचा है, 25। लेकिन आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग आपको क्या लगाना है, 22 भाग, क्योंकि ये सब संशोधित करके इसमें डाला गया। जैसे कि अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद, लेकिन उसमें संशोधित करके 450 प्लस अनुच्छेद कर दिया गया। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं अभी तक, तो 395 अनुच्छेद। तो सेम इसमें भी यही बात है, 22 भाग है, लेकिन अगर अलग अलग देखा जाए तो 25। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है। तो आपको ये चीज़ संविधान के बारे में हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी भाग 1 आए तो राज्य और यूटी, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ही वर्णन किया जाएगा। तो चाहे वो अनुच्छेद में, फर्स्ट अनुच्छेद में आए, फर्स्ट भाग में आए, या फिर फर्स्ट अनुसूची में आए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा 1 में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट में क्या आएगा, तो राज्य और यूटी, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके अगर अनुच्छेद की बात की जाए कि ये कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है, चूंकि आपको पता है कि इस 22 भाग में ही 395 अनुच्छेद कलेक्ट कर लिए गए, यानी कि 395 अनुच्छेद इसी 22 भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि हम एक एक करके तो सबका डिटेल अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा इसमें से हम जान लेंगे। तो ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भाग 1 में, ये कितने से कितने अनुच्छेद तक आते हैं, तो ये आते हैं 1 से 4 अनुच्छेद। कितना है, तो 1 से 4 अनुच्छेद के बीच आते हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद को ले लीजिए, आप खुद को लीजिए या फिर मैं खुद को लेती हूँ। तो जैसे हम आए, किसी भी देश में पहुँचे, तो हमने पहुंचने के बाद क्या देखा कि ये जो देश है ये किस किस में बटा हुआ है, तो ये राज्य में बटा है और केंद्र शासित प्रदेश में। जैसे ही हम देश में पहुंचे, यानी फर्स्ट पार्ट में पहुंचे, तो हमने देखा कि हम यहाँ राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आते हैं हम दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में क्या है, यानी भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में। इसे आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा ना, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी बिना किसी ट्रिक से, बिना रटे। तो भाग 2 में नागरिकता है। तो नागरिकता का क्या मतलब कि जैसे ही हम राज्य यानी देश में पहुंच गए, तो हमने देखा कि यहाँ राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी। फिर मैंने सोचा कि देश में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमको नागरिकता चाहिए, यानी कि अगर हम इस देश का निवासी कैसे रह सकते हैं। हमको मान लीजिए मेरा पड़ोसी भगा दे, या फिर हम जिस राज्य में जाएं वहाँ के जो सरकार है वो हमें भगा दे कि नहीं तुम इस देश के नहीं हो, तुम निकलो यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए नागरिकता, यानी कि हम गर्व से कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता। तो जैसे ही हम राज्य में आए तो हमने नागरिकता मांग ली कि आप हमें नागरिकता दो। तो नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 12 के बीच।
5 से 11 के बीच है नागरिकता का उल्लेख। नागरिकता का उल्लेख किसके बीच है? तो 5 से 11 के बीच। 1 से 4 तक है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख किया गया। फिर हम आते हैं भाग 3 में। हमने राज्य में आ गए, हम नागरिकता मिल गया। अब हमने कहा कि नागरिकता तो मिल गया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग धर्म के हैं, जाति के हैं। तो हमें कोई कुछ बोले नहीं, हमें ऐसा नहीं हो कि हमें कोई काम नहीं करने दे, हमें कुछ बोले नहीं, हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो क्या किया जाए? तो इन लोगों ने अधिकार मांगना शुरू किया। हमने अधिकार मांगना शुरू किया कि हमको कुछ अधिकार लाओ। का है कि हमको यहाँ पे डर लग रहा है कि ये लोग जो हैं अमीर हैं, गरीब हैं, हो सके हमें डांटें, करें, कुछ काम नहीं करने दे। तो हमने कहा हमें अधिकार लाइए। क्या चाहिए? अधिकार। तब हमें राज्य ने क्या दिया? तो मौलिक अधिकार दिया। हमें क्या दिया संविधान ने? तो मौलिक अधिकार दिया भाग 3 में। भाग 3 में क्या दिया? मौलिक अधिकार, जिसमें कि नागरिकों के जो भी अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। सब तो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम राज्य में आ गए हैं, नागरिकता ले लिए, अधिकार भी ले लिए। और ये मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है? तो ये है 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है मौलिक अधिकार का वर्णन। फिर अब चलते हैं भाग 4 की तरफ। फिर किधर चलते हैं? भाग 4 की तरफ। तो जैसे ही मौलिक अधिकार लेके खुश हुए, तभी राज्य हमारे पास आ गया। हमारे पास कौन आ गया? राज्य आ गया। और उसने कहा चलो तुमने तो सारे अधिकार ले लिए, नागरिकता ले लिए, हमारे राज्य में भी आ गया। अब तुम बताओ हमें क्या दोगे? हम तो सब कुछ दे दिए, अब तुम बताओ हमें दोगे क्या राज्य को? तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको क्या देंगे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि क्या देंगे? DPSP। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मैं लिखती हूँ इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि हमने आपको DPSP दिया। हमने आपको क्या दिया? तो DP दे दिया। आप नीति निर्देशक तत्व जो भी था वो आप ले जाइए, आराम से रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसे क्या दे दिया राज्य को? तो ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए आता है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP दे दिया। अब ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है 36 से 51 के बीच। 36 से 51 के बीच है ये अनुच्छेद। फिर देखिए इसी में संशोधन किया गया। इसी में संशोधन किया गया कि चलो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं, लेकिन आपके कुछ मूल कर्तव्य भी हैं। जैसे कि हमने अगर अधिकार दिया आपको, अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए, इसके साथ ही आपका कुछ कर्तव्य भी है। आप इस देश में रहते हैं तो आपको कुछ ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो इसी के लिए संशोधन किया गया। इसी के लिए क्या संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, जिससे रूस से एक अधिकार लाया गया, जिसे क्या कहते हैं? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तो ये ड्यूटी कहाँ से लाई गई? तो ये लाई गई मौलिक कर्तव्य रूस से लाई गई 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसका उल्लेख किस में है? तो चूंकि आपको पता है कि ये बाद में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, तो हम तो किसी अलग अनुच्छेद में इसे डालेंगे नहीं। जब भी डालेंगे तो इसी के अनुच्छेद में। तो इसीलिए 51 के ए या फिर क भी आपका कहीं कहीं दिया होगा, तो ए और क जो भी आपका रहे वो आपको करना है। तो किस में डाला गया? 51 के ए में डाला गया मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में 10 थे, अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर देखिए हमें सब कुछ मिल गया, हमने भी राज्य को दे दिया। फिर हम कहते हैं कि चलो अब हमें घूमना है, यानी हम आ गए देश में तो अब तो थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, इतना सारा अधिकार मिल गया, सब कुछ हो गया, तो मजे में बल्ले बल्ले। तो हमने कहा कि चलो अब हमको दिखाओ क्या है यहाँ। तो सबसे पहले आया संघ। सबसे पहले संघ आया, यानी कि केंद्र आया। तो हमें बताया गया कि यहाँ जो भारत में है संघ है, केंद्र है। संघ है और केंद्र है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारे देश में एक संघ बना है, जहाँ की पूरा देश पे शासन कौन करता है? तो संघ करता है। तुम्हें संघ की सारी बातें माननी होगी, ऐसा हमें कहा गया। तो 5वां भाग में क्या है? तो संघ या केंद्र जिसे कहते हैं वो है। और इसकी अगर बात की जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो ये है 52 से 151। 52 से कितना के बीच है? 151 अनुच्छेद के बीच है संघ का उल्लेख किया गया। 52 और 151 के बीच। उसके बाद देखिए जब हम छठे नंबर पे आते हैं, छठे भाग में, तो कहते हैं ठीक है हम संघ तो देख लिए, अब और बताओ क्या है? यहाँ तो कहा गया है कि राज्य है, जैसे कि छोटी छोटी यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो उसी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लिए कि यहाँ संघ है। फिर हम कहें कि पूरा संघ जो है ये किस तरह से शासन कर लेता है इतने सारे राज्यों पर। तो हमें बताया गया कि यहाँ छोटे छोटे राज्य भी हैं जहाँ की अपनी सरकार है और ये शासन करते हैं। तो हमने देखा कि 6 भाग में भाग छठे में क्या है? तो राज्य का उल्लेख किया गया। छठे में राज्य का उल्लेख किया गया। और
इसकी अगर बात की जाए अनुच्छेद के बारे में कि ये किस से किस अनुच्छेद के बीच है, तो ये है 152 से 152 अनुच्छेद से ये है 237 अनुच्छेद के बीच, 152 से 237 अनुच्छेद के बीच राज्य का वर्णन किया गया। फिर चलो 7वें भाग में चलते हैं। तो 7वां जो भाग था उसे निरसित कर दिया गया। निरसित का मतलब है कि उसे हटा दिया गया है। अब ये संविधान के भाग का पार्ट नहीं है, ये निरसित हो गया, हट गया। हमें कहा गया है कि ये इसमें कुछ खास नहीं था, ये कुछ अच्छा नहीं था, कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, इसलिए हमने इसे हटा दिया। तो आप बस 6 तक ध्यान रखें, उसके बाद 7वां को हटा दिया गया। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में था, तो इसका उल्लेख था 238 अनुच्छेद में। उसके बाद हो गया, हमने कहा चलो हटा दिया। अब नेक्स्ट बताओ कि 8वें नंबर में क्या है, 8वें भाग में क्या है। तो हमें कहा गया कि ये जो 8वां भाग है इसमें यूटी का उल्लेख किया गया। इसमें किसका, तो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जैसे संघ हो गया, राज्य हो गया, उसके बाद क्या आता है, तो यूटी आता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया। और अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो इसका अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच इसका उल्लेख किया गया। फिर हमने इतना जान लिया कि चलो संघ भी अच्छा है, राज्य भी अच्छा है, यूटी भी अच्छा है। फिर हमने सोचा कि चलो संघ और राज्य के बारे में तो हम जाने, लेकिन हम आज तक यूटी नहीं घूमे, यहाँ के यूटी नहीं घूमे। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें यूटी घूमना है लेकिन कोई घूमने नहीं दे रहा, तो हम इसके लिए पंचायत करेंगे। क्या करेंगे, तो पंचायत बिठा देंगे। तो भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में क्या आ गया, तो भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया, पंचायत का उल्लेख किया गया। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में आया पंचायत। फिर इसी में और भी चीज़ें जोड़ी गई, इसी में और भी चीज़ें जोड़ी गई, क्योंकि आपको पता है कि पंचायत जो है ये ग्राम की छोटी इकाई है, गांव की छोटी इकाई है। तो हमने कहा कि सिर्फ गांव में आप छोटी इकाई क्यों करोगे, गांव में क्यों पंचायत बैठाओगे, अगर हम शहर में, तो हम शहर में क्या करेंगे। तो उसके लिए कहा गया कि चलो हम तुम्हें नगर पालिका प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, नगर पालिका, जो कि नगरों में होता है। तो हमें मिल गया नगर पालिका। क्या मिला, नगर पालिका मिल गया हमें। और ये कब मिला, तो आपको पता है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें पंचायत का उल्लेख किया गया, 73वां संविधान संशोधन में 1992 में। लेकिन ये नगर पालिका ये था हमारा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका। और चूंकि ये इसी का भाग है, यानी 9 के ए में वर्णित है, तो इसीलिए इसका जो है वो 243 में क से यो तक इस तरह से है। तो आपको 243 ही समथिंग इसके बारे में भी ध्यान रखना। फिर आ जाइए 9 के बी के तरफ। तो इसमें क्या उल्लेख किया गया, तो इसमें कहा गया सहकारी समिति का उल्लेख, सहकारी समिति का उल्लेख। हमें ऐसा लगा कि चलो ये जो नगर पालिका पंचायत इन्होंने अच्छा कुछ नहीं किया, तो हम एक समिति बनाएंगे। क्या करेंगे, तो एक समिति बनाएंगे। तो उल्लेख किया गया सहकारी समिति का 9 के बी में, सहकारी समिति का 9 के बी में। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये भी 243 के, जहाँ से ये खत्म होता है क से यो तक, उसके बाद फिर 6, 9 इस तरह से आता है ये सहकारी समिति का उल्लेख। तो कितना हद तक हमने देख लिया, तो 9 के बी तक देख लिया कि क्या क्या हमें देखा गया, क्या क्या हमें मिला। तो सबसे पहले केंद्र राज, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर नीति, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर संघ, राज्य, यूटी, और उसके बाद पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति। अब हम चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। अब किधर चले हम, 10वें नंबर की तरफ कि आखिर इस 10वें अनुच्छेद में है क्या। तो 10वें में हमने क्या देखा, तो 10वें में हमने देखा कि हमारा जो सहकारी समिति सब कुछ बन गया, उसमें वर्णन किया गया SC ST क्षेत्र का। यानी कि हमें कहा गया कि यहाँ जो है SC ST सिर्फ यही सब सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, यहाँ SC ST को विशेष प्रावधान भी मिला गया है, यानी कि SC ST के क्षेत्र का वर्णन किया गया। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये किया गया अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 244 में किया गया SC ST का वर्णन। फिर हम देखते हैं कि भाग 11 की तरफ आए, बोले वाह ये तो बड़ा अच्छा देश है, सब कुछ मिल रहा है। फिर भाग 11 में हमने देखा कि केंद्र राज्य के बीच कुछ संबंध बनाए गए हैं, केंद्र राज्य के बीच कुछ संबंध बनाए गए हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि केंद्र राज्य के संबंध में क्या होता है
कि जो भी कुछ कानून ऐसे होते हैं जिस पर कि दोनों मिल के कानून बनाते हैं, दोनों मिल के बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, कानून बनाते हैं जो भी देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा होता है। तो इसका इसमें वर्णन किया गया, तो केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया भाग 11 में। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 245 से लेकर 263 अनुच्छेद, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद के बीच बात किया गया है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। हमने कहा चलो अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब कुछ कमाएंगे खाएंगे एकदम मजे करेंगे। फिर हमने कहा कि चलो सब कुछ मिल गया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ पैसे कमाते हैं, अब हम कुछ पैसे कमाते हैं। तो उसका वर्णन किसमें किया गया, तो वित्त का वर्णन किया गया भाग 12 में। वित्त का वर्णन यानी कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है, संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया। और आपको चूंकि पता है मौलिक अधिकार में आप अभी पढ़ेंगे भी कि पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन जो वहाँ से संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है और वो जो संपत्ति का अधिकार था वहाँ मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं, भाग 12 में ला दिया गया है। और किस संविधान संशोधन अगर बात करें तो आपको पता ही है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 300 के ए में संपत्ति का अधिकार किस में लाया गया, तो 300 के ए में। तो यहाँ जो अनुच्छेद होगा ये होगा 264 से 300, 264 से कितना 300 के बीच वर्णन किया गया है संपत्ति के अधिकार का। तो हमने सोचा चलो वित्त यानी कि अब हम पैसे जमा करने हैं, तो पैसे जमा कैसे करेंगे, तो हम व्यापार करेंगे। क्या करना है हमें, अब हमें व्यापार करना है। तो कैसे व्यापार करेंगे, तो राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार, राज्य के आंतरिक व्यापार का उल्लेख है, व्यापार का उल्लेख है किसमें, तो भाग 13 में। भाग 13 में किसका उल्लेख है, तो राज्य के आंतरिक व्यापार का उल्लेख। और इसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो 301 से लेकर 307 अनुच्छेद, 301 से लेकर 307 अनुच्छेद के बीच किसका वर्णन किया गया है, तो राज्य के आंतरिक व्यापार का वर्णन किया गया है। चलो हमने देख लिया, पैसे के बारे में सोच लिया और हमने सोचा व्यापार करेंगे। लेकिन बात यह हुई कि व्यापार तो हमने स्टार्ट किया लेकिन ये व्यापार हो गया फ्लॉप, यानी कि ये काम नहीं किया। तो हमने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, तो अब करेंगे सिविल सेवा की तैयारी। अब क्या करेंगे, तो अब तो एकदम डायरेक्ट कलेक्टर ही बन जाना है, क्योंकि व्यापार ऊपर तो पॉसिबल हुआ नहीं, अच्छा हुआ नहीं। तो अब क्या हमें करना है, तो भाग 14 में है सिविल सेवा। भाग 14 में क्या है, सिविल सेवा का वर्णन किया गया है। भाग 14 में कितना अनुच्छेद में, तो 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323 तक वर्णन किया गया है सिविल सेवा की। अब अगर हम बात करें कि 14 के ए में इसी का जो भाग है इसमें क्या है, तो इसमें है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी कि प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण का वर्णन किया गया, प्राधिकरण का वर्णन किया गया। और ये किस में किया गया है, तो ये भी 323 पे, 323 में, यानी कि आपको पता है कि ये इसी का अंग है तो इसी में ही लिया गया। फिर हम आते हैं भाग 15 की तरफ। हमने सिविल सेवा की तैयारी भी कर ली, उसमें भी फ्लॉप कर गए, यानी कि वो भी नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमने कहा कि चलो अब हम लड़ेंगे चुनाव। अब क्या करेंगे, तो अब हम हार गए हैं तो अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भाग 15 में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भाग 15 में। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये है अनुच्छेद 324 से लेकर 329। अनुच्छेद कितना है, तो 324 से लेकर 329 है, इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग के गठन की बातें की गई। फिर हमने यहाँ तक देखो, हम चलते हैं भाग 16 में। भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में आ गया कि कुछ क्षेत्रों जो है, कुछ क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। इसमें क्या किया गया, तो कुछ क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है भाग 16 में। भाग 16 में कुछ क्षेत्रों का प्रावधान। और अगर इसमें बात की जाए कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये जो अनुच्छेद आता है 330 से 342, 330 से 342 के तहत क्षेत्रों के प्रावधान का वर्णन किया गया है। फिर हम बात आते हैं भाग 17 की तरफ। भाग किसकी तरफ, 17 की तरफ। तो इसमें किस चीज का वर्णन किया गया, तो इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया। इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया, चूंकि आपको पता है कि 343 में वर्णन किया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी क्या है, तो हमारी राजभाषा का वर्णन किया गया। तो 343 अनुच्छेद से लेकर ये कितना आता है, 351 अनुच्छेद 351 के तहत आ जाता है भाग 17, यानी कि राजभाषा। यानी हमें सब कुछ मिल गया, क्षेत्रों का प्रावधान मिल गया, हम चुनाव लड़े और उसके बाद फिर राजभाषा भी आ गया। चलो आपकी एक भाषा, क्योंकि इतनी सारी क्षेत्रीय भाषा है कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लैंग्वेज सही है, यानी कि किसका यूज हम सब क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया। फिर आते हैं भाग 18 की तरफ। तो सारी बातें हमें पता चली गई, राज्य के बारे में, केंद्र के बारे में, सब कुछ अपना अधिकार मिल गया। तब हमने जाना कि चलो और भी कुछ ऐसा नियम है क्या है, और कुछ नियम तो हमें बताया। तो हमें आपातकाल के
बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? तो आपातकाल के बारे में बताया गया। आपातकाल के बारे में बताया गया, यानी कि आपको पता है कि हमारे देश में 3 प्रकार से आपातकाल लगते हैं, जिसमें कि जब केंद्र के ऊपर लगता है तो ये इस तरह से आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर अगर राज्य में लगता है तो राष्ट्रपति शासन, उसके बाद फिर वित्तीय आपात। तो किस अनुच्छेद में आता है ये? तो 352 से लेकर 360 अनुच्छेद में आपका आपातकाल का वर्णन आता है। फिर हम आते हैं भाग 19 की तरफ, देखते हैं। तो भाग 19 की तरफ आए हम, तो देखते हैं कि आखिर भाग 19 में है क्या। भाग 19 में क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 19 में विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। अब ये विशेषाधिकार तो है, लेकिन ये अधिकार आखिर मिलेगा किसको? तो ये अधिकार मिलेगा किसको? तो ये किसे मिलेगा? तो जो सर्वोच्च है, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति, और फिर राज्य में किसे मिलेगा? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिलेगा ये विशेष अधिकार। ये विशेषाधिकार किसे मिलेगा? तो भाग 19 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिलेगा। और हम यहाँ 361 अनुच्छेद तक देखा, 360 तक, और ये क्या अनुच्छेद है? तो 361 से 367 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, यानी कि विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। फिर हम आए अनुच्छेद 20 की तरफ। फिर किसके तरफ आए? हम आए भाग 20 की तरफ कि आखिर भाग 20 में क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चलो यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल सबको विशेष अधिकार मिल ही गया, तो अब आगे क्या देखना है? तो अब देखते हैं हम भाग 20 की तरफ क्या है। तो आपने भाग 20 में देखा, आप सुने होंगे संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के बारे में कि कोई भी चीज़ें जो ये सब डाला गया, तो ये किसके माध्यम से डाला गया? तो ये सब संविधान संशोधन करके ही डाला गया। तो इसमें जो वर्णन है संविधान संशोधन का, किसमें वर्णन है? संविधान संशोधन का। और ये कहाँ से लिया गया? आपको तो पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया ये संविधान संशोधन का वर्णन। और इसमें जो अगर अनुच्छेद की बात, तो ये 368 अनुच्छेद में, मैं आपको बार बार रिपीट करती थी कि 368 अनुच्छेद में वर्णन है किसका? तो संविधान में संशोधन का। फिर हम आते हैं भाग 21 में, यानी कि हमें कहा गया कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, यानी कि देश कुछ गलत करेगा, सही करेगा, तो उसे संविधान के संशोधन में डाला जा सकता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ कि अनुच्छेद की 21 में किस चीज़ का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है आपका अस्थायी जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र, अस्थायी संक्रमणकालीन क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया। अस्थायी संक्रमणकालीन क्षेत्र का इसका वर्णन किया गया। और ये किसके अनुच्छेद तक है? तो 369 से लेकर 392 अनुच्छेद तक है। 369 से 392 अनुच्छेद तक है। फिर आते हैं 22 भाग, यानी कि भाग जो हमारा आखिरी है, इसकी तरफ आते हैं। तो इसमें क्या है? तो इसमें हिंदी का वर्णन किया गया। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया? तो हिंदी के कुछ विशेष अधिकारों के बारे में इसमें बताया गया। तो इस पर हमने देखा कि ये किस अनुच्छेद तक है? तो 393 से 395 अनुच्छेद तक है, यानी कि यहाँ जो लास्ट अनुच्छेद हमारा 395 था, वो यहाँ आ गया हमारे फर्स्ट अनुच्छेद तक। तो हमने क्या क्या देखा? तो शुरू से लेके हमने लास्ट तक देखा, पूरी अच्छे से समझा कि क्या है। तो राज्य, केंद्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमेशा के लिए ध्यान में रहेगी। तो उसके बाद फिर अब एक एक करके हम इसका डिटेल भी पढ़ेंगे। तो चलिए अच्छे से इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाएगा। तो चलिए आज के लिए तो इतना है। अब देखते हैं आपको पसंद आता है नहीं, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।